Jai Hind everyone. Welcome back to my Indian Polity NT Sarthi series. Again, before starting, we have 100% free course for नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन एंड आप हमारे जो भी वीडियो लेक्चर है उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे एनटी सीरीज का एक फ्री कोर्स करके आपको एक वहां पर फोल्डर मिलेगा जहां पर आपको हमारे सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं उनकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अभी तक हम अपना पार्ट 4 तक डिस्कस पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 दैट डील्स विद, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूं, पार्ट 1 डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप, पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, Part 4 deals with DPSP's Directive Principles of State Policy. Part 4A deals with Fundamental Duties. Now, from today onwards, हम अपना सबसे important topic after Fundamental Rights, Indian President या फिर Executive start करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, धीरे धीरे करके हम और तरीके से बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तक हम इसको अपना डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट। अब बिफोर स्टार्टिंग टू दिस लेक्चर पहले हमने एक चीज करी थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी वन। वी हैव 3 ऑर्गन्स, हमारे पास 3 ऑर्गन्स थे गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव हमने बताया था कि जो एग्जीक्यूट करता है उसको, एक्ट्स को, बिल्स को, जो कि फ्रेम कौन करता था, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हमारे पास पार्लियामेंट आता है। एंड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है इवन इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। पार्लियामेंट में वी हैव 3 थिंग्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। बट मेक श्योर राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट के जस्ट पार्ट होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं। ये जस्ट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा 2 हाउसेस होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। नाउ आर्टिकल 52 to 62 डील्स विद द इंडियन प्रेसिडेंट। अब आपको पार्ट 5 आ गया हमारे पास, ये एग्जीक्यूटिव आ गया, मान लो यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति जी के अलावा कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, we have vice president, we have council of ministers, we have prime minister, we have attorney general। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आज हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। भाई प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर अकेले सरकार को नहीं चला सकते। प्राइम मिनिस्टर सरकार किसकी हेल्प के थ्रू चला रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू चला रहे हैं। And the last one is अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, सरकार का वकील। फॉर एग्जांपल अभी शाहरुख खान जी के लड़के को जो बचा के गए, वो कौन बचा के गया, अटॉर्नी जनरल। दैट मींस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस होंगे, या वो बेशक वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, उसमें अगर एक पार्टी सेंटर है मान लो, तो उसमें सेंटर की तरफ से जो केस लड़ने के लिए आएंगे दैट इज अटॉर्नी जनरल। ऑन द सेम लाइंस अगर हम कहें स्टेट में सर कौन होगा, तो एडवोकेट जनरल। एंड ये जनरली पॉलिटिकल वो होती हैं, ऑल्दो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट जैसे ही सरकार चेंज होगी तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को हटाएगी सरकार। नाउ प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हम डिस्कस कर चुके थे कि राष्ट्रपति जी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। एंड इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फॉर एग्जांपल यूएसए में जॉ बिडेन वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। अनलाइक इन इंडिया हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज जो रियल हेड है। एंड राष्ट्रपति जी को कहा जाता है नॉमिनल हेड। दैट मींस इट इज एक और वर्ड यूज होता है, डी ज्यूरे हेड। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। भाई कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो जो हेड कौन है, वो राष्ट्रपति जी हैं, बट सारे के सारे एग्जीक्यूटिव काम राष्ट्रपति जी के नाम पर हो रहे हैं। आर्टिकल नंबर 53 जो लास्ट टाइम नायब तहसीलदार में पूछा भी गया, बट रियल सेंस में जो सरकार चला रहे हैं दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, एट प्रेजेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, नाउ यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे पास प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 to 62, इसमें से हमारे पास एक 53 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा गया, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। दैट इज जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होंगे वो राष्ट्रपति जी के नाम पे होंगे।
आर्टिकल नंबर 61 इंपीचमेंट प्रोसेस, भाई राष्ट्रपति जी को हटाना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंपीचमेंट। व्हाई दिस स्पेशल वर्ड इज यूज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट? बिकॉज कोई भी मान लो कि पब्लिक ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जब हट रहा है तो राष्ट्रपति जी के साइन हो रहे हैं, बट राष्ट्रपति जब खुद हट रहे हैं तो उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं हमारे देश में। दैट इज व्हाई अ स्पेशल वर्ड इंपीचमेंट इज यूज्ड इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस हटते हैं तब भी इंपीच यूज होता है, बट उनके लिए यूज किया गया रिमूवल प्रोसेस, रिमूवल रेजोल्यूशन। आर्टिकल नंबर 72 पार्डनिंग पार्स, किस तरीके से प्रेसिडेंट के पास पार्डन है कि मान लो डेथ पेनल्टी है, बिल्कुल माफी चाहते हो आप, उसमें बिल्कुल माफी करवाना चाहते हो तो राष्ट्रपति जी के पास, ऑल्दो ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनके पास एक लेटर भेजेगी, उस लेटर उनके रिकमेंडेशन के बेस पे ही राष्ट्रपति जी अपना एक्शन लेंगे। आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दैट मींस मान लो दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से एक हाउस अभी सेशन में नहीं है। जैसे कि 2012 में जब निर्भया रेप केस हुआ तब आपने देखा होगा दिसंबर के वक्त था वो, आई थिंक 11th और 12th ऑफ दिसंबर, उस टाइम पर सेशन नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पर टेम्परेरी लॉ मेकिंग पावर उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट, वेंकैया नायडू जी अभी तक हमारे पास अभी हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन द अटॉर्नी जनरल, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, दैट मींस सरकार का, अगर मैं इसको देशी भाषा में बताऊं तो सरकार के वकील। ओके, नाउ अब एक राष्ट्रपति जी से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, बिकॉज वन ऑफ माय स्टूडेंट फेस्ड इन एसएसबी, अभी वो एक आर्मी की इंटरव्यू में गया था एंड ही फेस्ड दैट इंटरव्यू, ही फेस्ड दिस क्वेश्चन। अभी तक आपको पता होगा कि वी हैव two राष्ट्रपति भवन्स, one at the न्यू दिल्ली, second is at the शिमला one, ठीक है। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, इट इज वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पता है तो थर्ड वन इज एट द हैदराबाद। तो प्रेसिडेंट के रेजिडेंस हमारे पास तीन हैं, न्यू दिल्ली, शिमला एंड द हैदराबाद। एंड विंटर्स में हैदराबाद वाले में एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स वो रह के आते हैं एंड वहां की जो साउथ की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस या उनको वो सुनकर आते हैं। तो इन तीनों को इसलिए किया गया है टू मेंटेन द कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा इंडियन आर्मी में अभी, ठीक है। तो यहां पर हैदराबाद इज द थर्ड हाउस। नाउ हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमने वैसे जब प्रियम्बल करा था तो हमने पढ़ा था कि वी हैव अ रिपब्लिक वन, रिपब्लिक मींस द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जैसे राष्ट्रपति जी यूएसए में डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, हमारे यहां पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्टली जब इलेक्ट होते हैं तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियंस, बट अब उनको हटा दिया गया है बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट। यहां पर है 245, 233 प्लस 12, 12 बंदे नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति जी। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जी अभी। असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। विधान परिषद वो 6 स्टेट्स में थी, रिसेंटली अबॉलिश कहां से हुई? जम्मू कश्मीर से। तो 28 स्टेट्स ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और अब तो लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की भी है। तो लेट्स वेट फॉर द फर्स्ट इलेक्शंस, उसके बाद पता लगेगा कि किस तरीके से, अगर ये प्रोसेस जून से पहले हो जाता है तो इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज दे वोंट। क्लियर? सो दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड इलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। हमने किया था एक फर्स्ट पास द पोल, मतलब कि अगर कोई एक उस नंबर ऑफ वोट्स 26 एक से भी जीत गया तो विनर हो जाएगा, बाकियों की वोट्स बर्बाद चली जाएंगी। यहां पर किसके लिए वोट कर रहे हैं बंदा? एक इंडिविजुअल के लिए, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वो एक पार्टी के लिए वोट कर रहा है, ठीक है। एंड उनके लिए एक फॉर्मूला है कि जब तक उन्हें 51% कोटा, जब तक एक कैंडिडेट को 51% नहीं मिल जाएंगी वो नहीं जीतेगा। क्या पता यहां पर 26 100 में से 26 जो है वो 51% कोटा नहीं बना, 100 में से अगर हम करते तो 51 चाहिए होती, बट ये एफपीटीपी प्रोसेस है, फर्स्ट पास द पोल, जो पहले उसको क्रॉस कर जाएगा वो जीत गया, बेशक वो एक वोट से भी जीत जाए। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको एक कोटा मिलना चाहिए, उस कोटे का एक डेफिनेशन, एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1। जब आपको ये मिल जाएगी आप जीत गए, दैट मींस 51% कोटा। ओके, नाउ अब हर एक एमएलए और एमपी की यहां पर वोट का एक
वैल्यू निकलेगी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब पॉपुलेशन स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकती है, तो अब आप कहो कि सर जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां से जो वैल्यू ऑफ वोट एमएलए होगी वो ज्यादा हो जाएगी, उनकी से ज्यादा होगी। इसीलिए 1971 के सेंसस के बेस पे पॉपुलेशन को रखा जाता है, बिकॉज 1971 के बाद 75 में व्हेन इंदिरा गांधी मैम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, साउथ के जो स्टेट्स थे उन्होंने तो इस फैमिली प्लानिंग को आप कह सकते हो कि बहुत ही सीरियसली ऑनेस्टली फॉलो अप किया, बट इन द नदर्न स्टेट्स स्टिल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक प्रॉब्लम है, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साउथ के स्टेट्स ने यहां पे प्रोटेस्ट करा कि भाई अब एक तो हम फैमिली प्लानिंग को भी को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऊपर से हमारे अगर यहाँ पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे एमएलए की वोट की रेशियो कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, तो नुकसान तो हमारा ही है। इसलिए 1971 के सेंसस के बेस पे पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऑफ एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, मान लो कि ये वोट ऑफ एन एमएलए है, ये एक स्टेट 28 स्टेट्स है, सबका इकट्ठा आएगा, वो वैल्यू यहां पर आएगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स 240 here 233 इन द राज्यसभा, 543 इन द लोकसभा, क्लियर। बट ये जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी है ये बिल्कुल फिक्स है, ये आपको मैं बता देता हूं, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बिकॉज ये राष्ट्रपति जी के इलेक्शंस में बहुत बार सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं। एमएलए के लिए डिफर करेगी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट एमपी की डिफर नहीं करेगी, एमपी की सेम रहेगी 708। ये फिगर आपको याद हो जानी चाहिए 708। नाउ इन दोनों के बाद जो भी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आएंगी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 वो विनर हो जाएगा, दैट इज 51% कोटा, क्लियर। नाउ हु डज नॉट टेक पार्ट, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमने किया लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियंस, राज्यसभा के 12 एंग्लो इंडियंस, वो इंग्लैंड वाले लोग जो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस जिनकी शादी इंडियन लड़कियों के साथ हुई थी, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन अराउंड अब 240 रह गई है, बहुत कम रह गई है सेंसस के हिसाब से। इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट करा 104 और कहा कि एससी एसटी के रिजर्वेशन को हम अगले 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं 2020 से 2030। बट जो 2 बंदे एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति जी, उसको आप अब हटा दीजिए। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द असेंबली, असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते, हर असेंबली में एक बंदा नॉमिनेट करते थे हमारे गवर्नर साहब। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 स्टेट्स हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अब इनके तो दोनों के दोनों इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी दोनों के दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में। सो कौन पार्टिसिपेट करेगा, खाली इलेक्टेड, और कौन नहीं करेगा, नॉमिनेटेड वन। नाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी और इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नाउ व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। जनरली राष्ट्रपति जी की टर्म होती है 5 साल, एंड 5 साल से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए फॉर द नेक्स्ट वन। फॉर एग्जांपल इस साल इलेक्शंस हैं तो उनकी टर्म से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। मान लो 5 साल के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि अभी नेक्स्ट राष्ट्रपति जी की जो इलेक्शंस हैं किसी रीजन से नहीं हो पाए, तो ये तब तक ये ऑफिस को रिज्यूम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड कॉन्सेप्ट, मान लो कि प्रेसिडेंट जी की कोई डेथ हो गई है, कुछ इशू क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, बट देयर इज अ वन क्लॉज, मैक्सिमम फॉर द 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज्यादा आप इनको प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस हो जाएंगे। मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, मैंने आपको केस करवाया था 1969 में, यही हुआ। पहले जाकिर हुसैन जी गए, उसके बाद इंदिरा गांधी मैम ने क्या करा, बैंक्स का नेशनलाइजेशन करवाना था, वीवी गिरी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट बन गए। मैडम ने क्या करा, 19 जुलाई 1969, ठीक है, यहां पर क्या करा, मैम ने उनसे एक दिन पहले, सेशन से एक दिन पहले, मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला था, उनसे बैंक्स नेशनलाइजेशन बिल पे साइन करवाए, ऑर्डिनेंस पे, एंड उसके बाद वीवी गिरी जी ने रिजाइन कर दिया। एंड सो जब वीवी गिरी जी ने भी रिजाइन कर दिया क्योंकि वो खुद राष्ट्रपति जी के लिए खड़ा होना चाहते थे, तो उसके बाद एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम मौका मिला गया। सो प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो बनेंगे आपके प्रेसिडेंट। एवरीथिंग इज क्लियर। तो 5 साल की टर्म है, देयर इज नो टर्म, जितनी मर्जी बार आप री इलेक्ट होकर आओ, जीतो आओ, यू आर मोस्ट वेलकम।
नाउ कोई भी डिस्प्यूट हुआ कि इनके इलेक्शंस में, तो वो कौन डिसाइड करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, कैन नॉट बी चैलेंज फर्दर। ठीक है, बट मान लो कि आज राष्ट्रपति जी के इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गए, मतलब कैंसिल इन द सेंस कि मान लो कि कुछ ना कुछ यहां पर इशू क्रिएट हो गया। अब आप कहो कि सर अभी तक 4 साल के बाद हो गया। सर 4 साल तक तो इन्होंने बहुत सारे एक्शंस ले लिए होंगे, क्या वो कैंसिल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, दे विल रिमेन वैलिड इवन आफ्टर हिज रिमूवल। क्लियर? नाउ क्वालिफिकेशन, ही शुड बी एस इंडियन सिटीजन। हमने सिटीजनशिप वाले चैप्टर में किया था, बाय बर्थ या बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन 12 साल का क्लॉज था कि आज सिटीजनशिप से पहले 12 मंथ या उससे पहले 14 में से 11 साल आपको इंडिया में रहना है, टोटल 12 साल। अदनाम समी याद कीजिए। 35 साल मिनिमम एज चाहिए। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबल, मेंबर नहीं। दैट मींस 25 साल तो वहां के हो गई होगा। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करें। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे कि आपने देखा होगा जया बच्चन जी का केस आया था। जया बच्चन जी राज्यसभा के मेंबर थे, बट साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के फिल्म काउंसिल के चेयरमैन बन गए। ठीक है, तो वहां से भी उनके पास पैसा आ रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इनको यहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया था फ्रॉम राज्यसभा टर्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक चीज बताता हूं मैं आपको। मान लो लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा। अब मोदी जी लोकसभा के मेंबर हैं वाराणसी से, अब वो साथ साथ मिनिस्टर भी हैं। आप कहो सर इनके पास तो ये मिनिस्टर भी हैं और यहां से ये, तो ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। ये एक्सेप्शंस है, मिनिस्टर, गवर्नर, ये पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होंगी। क्लियर? नाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफिस बी वेकेंट? अभी हमने पढ़ा यस। या तो भाई कब होगा, या तो 5 साल पूरे क्रिएट कर दें, ठीक है, या अपना रेजिग्नेशन दे दे वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को। मान लो या कोई इंपीचमेंट प्रोसेस, उनका रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, आर्टिकल नंबर 61। और इंपीचमेंट का जो वो बेस है दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट द टर्म वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट, इफ ही डाइज इन द ऑफिस, बिल्कुल वर्स्ट केस हो गया। ठीक है, कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट। इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स हिज इलेक्शन इनवैलिड, भाई सुप्रीम कोर्ट इनके इलेक्शंस को ही इनवैलिड कर दे, तब भी वैकेंसी क्रिएट हो गई। हमने पढ़ा वैकेंसी क्रिएट होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम अ प्रेसिडेंट, बट फॉर द मैक्सिमम 6 मंथ्स, नॉट बियॉन्ड द 6 मंथ्स। ठीक है, नाउ अब राष्ट्रपति जी की कुछ पावर्स आती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, हमने किया था कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस राष्ट्रपति जी के नाम पर होंगे। CAG आर्टिकल याद रखना है आपने, आर्टिकल 148, जो सारा का सारा ऑडिट कर रहा है सेंटर का, स्टेट का। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है। मान लो अगर ये ऑफिस वाला ही करप्ट हो गया तो समझ लो सब कुछ खत्म। सेकेंड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्टिकल 324 आपको याद होना चाहिए। ये चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ UPSC, स्टेट गवर्नर्स, फिनांस कमीशन लास्ट टाइम 280, लास्ट टाइम आपने देखा कि ये पेपर में आ रखा है। क्लियर वन? एंड ही डिक्लेयर्स एनी एरिया विद शेड्यूल्ड एरिया, हमने शेड्यूल्स करे थे, उसमें शेड्यूल नंबर 5 क्या था? शेड्यूल्ड एरियाज का याद रखना है आपको। ठीक है, वो कौन डिक्लेयर करेगा? राष्ट्रपति जी। शेड्यूल 6 हमने करा था, जहां पर 4 स्टेट से AM TM 4 स्टेट्स आपके, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। उसके बाद नेशनल कमीशन जो बनते हैं शेड्यूल कास्ट का, आपको ये आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर यहां पर शेड्यूल ट्राइब। नाउ लेटेस्ट अमेंडमेंट जो किया गया था कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 338B नेशनल कमीशन बना दिया गया था। और जो इनके चेयरमैन होते हैं ना, वो 3 साल की टर्म पे आते हैं। एंड ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन सच एज SC ST बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के लिए रिपोर्ट्स भेजते हैं राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी फर्दर पार्लियामेंट के आगे इनकी रिपोर्ट्स को रख देते हैं। नाउ लेजिस्लेटिव पावर, ही समन्स और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ये वर्ड मैं आपको बताता हूं अभी क्या होता है ये समन। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग को समन करते हैं, फर्स्ट सेशन को, जैसे इस बार आए। सपोज एक हाउस के पहले क्या होगा, मान लो 3 सेशन होते हैं, हमने किया था बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। अभी बजट सेशन चल रहा है। हर साल का पहला सेशन, जैसे अभी राष्ट्रपति जी संबोधित करने के लिए आएंगे, फॉर एग्जांपल इस बार आए थे, एंड जो वो अपना इस पर ज्वाइंट सिटिंग पे संबोधित करेंगे, जब अब उसको एड्रेस करेंगे, उसके बाद डिस्कशन होगी, उसके बाद उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। और उस मोशन ऑफ थैंक्स को थैंक्स करने के लिए लास्ट में यहां पर प्रधानमंत्री जी
उसका रिप्लाई देने के लिए आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बार अभी आपने देखा परसों ही लोकसभा, उसके अगले दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी आते हैं, रिप्लाई करते हैं, एंड रिप्लाई करने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। मान लो कि ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो सरकार कोलैप्स हो सकती है। क्या हो जाएगी, बिकॉज इसका मतलब होगा कि लोकसभा जहां पर सरकार चुन के आई है वहीं पर सरकार की मेजोरिटी नहीं है, तो ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल का पहला सेशन प्लस जब सरकार बनती है, फॉर एग्जांपल अब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उसका फर्स्ट सेशन राष्ट्रपति जी आएंगे संबोधित करने के लिए। तो बजट सेशन ये समन कर दिया। प्ररोग का मतलब क्या है, जब हाउस का काम पूरा होगा, जब बजट का लास्ट डे होगा, दैट मींस अब इस सेशन का काम पूरा हो गया, अब इसके बाद मिलेंगे ये मॉनसून सेशन में, तो राष्ट्रपति जी प्ररोग कर देंगे। प्ररोग का मतलब है कि ये पर्टिकुलर सेशन खत्म हो गया। ठीक है, जब बोले डिसॉल्व का मतलब सरकार खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी गवर्नर ने 5 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, इन सारे स्टेट्स के अंदर डिसॉल्व करी हुई है सरकार खत्म हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 12 बंदे नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा में जिनके पास आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस की स्पेशल नॉलेज है। उसके बाद 2 नॉमिनेट करते थे बट अब ये 104th अमेंडमेंट से हटा दिए गए हैं। उसके बाद किसी भी एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन से, इलेक्शंस के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो ये इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करेंगे। नाउ ठीक है, उसके बाद कुछ बिल्स हैं जिन पे इनकी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में ही किया था, आर्टिकल नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जम्मू कश्मीर जैसे बना। सेकंड इज अ मनी बिल कम्स अंडर आर्टिकल 110, जैसे कि बजट इंट्रोड्यूस हुआ है अभी। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, बट मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको राष्ट्रपति जी से प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। ही प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, दैट मींस जब हाउस सेशन में नहीं है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल पावर, जैसे हमने बोला कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले उनकी रिकमेंडेशन जरूरत पड़ेगी, जो बजट है उसके बाद पार्लियामेंट में आएगा। देन उसके बाद जितनी भी डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, जैसे अभी बजट के लिए आप देखोगे कि जो भी डिमांड्स रखी गई हैं, ठीक है, उनके सबके ऊपर वोटिंग होगी, तो ये सारी जो डिमांड है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, उनकी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग। कॉन्टेंजेंसी फंड, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, जो भी हमारा पैसा जा रहा है, मान लो सरकार के पास टैक्स के थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू? वो सरकार के पास इसमें इकट्ठा हो रहा है, CFI, जिसके अंतर से जिसके पैसे निकलकर तनख्वाह जाती हैं वेरियस पब्लिक ऑफिसेज की। इसी में से कुछ पैसों को वो, जैसे स्टार्टिंग में 50 करोड़ से स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है, इसमें से कुछ पैसे को वो कॉन्टेंजेंसी फंड में डाल देते हैं। कॉन्टेंजेंसी का मतलब इंग्लिश मीनिंग होता है इमरजेंसी, भाई कहीं फ्लड आ गई, एकदम से ड्रॉट पड़ गया, ठीक है, इमरजेंसी फंड के लिए कॉन्टेंजेंसी फंड, जो कि राष्ट्रपति जी से पूछ के ही निकलेगा। बट एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो बजट बनाता है आपका, इसके सेक्रेटरी के साइन होंगे, द सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर, उसके बाद पैसा निकल जाएगा। हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बनता है। फॉर एग्जांपल अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो कि बताता है कि किस तरीके से जो पैसा इकट्ठा हुआ है सेंटर के पास, वो स्टेट के पास कितना प्रोपोर्शनलिटी भेजना है। क्लियर? नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है, जुडिशियल पावर्स में पहले आपको एक ये बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस सब ये अपॉइंट करते हैं। ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 143। मान लो कोई ऐसा मैटर आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आया या पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आया कि राष्ट्रपति जी उस पर कंफ्यूज हैं, उनको बहुत इस पे कोई भी डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ एक एडवाइस मांग सकते हैं ऑन दिस मैटर। एंड सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस भेजेगी, राष्ट्रपति जी उससे बाउंड नहीं है कि वो उसको माने, राष्ट्रपति जी उस पर बाउंड नहीं है। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट हां भी कर सकती है और शायद ना भी दे। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, भाई जब भी संविधान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, फाइनल इंटरप्रेटर कौन था? सुप्रीम कोर्ट। फाइनल गार्जियन कौन था? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव, एंड राष्ट्रपति जी स्टिल नॉट बाउंड, माने या ना माने। आर्टिकल नंबर 143 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 143, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं राष्ट्रपति जी।
ये 5 पार है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द पार्डन, कि आपको डेथ पेनल्टी थी, आपको बिल्कुल माफी चाहते हो। पार्डन मतलब बिल्कुल माफ कर दो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। कॉम्यूटेशन, जब आपने नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर दिया। मान लो मेरे को डेथ पेनल्टी मिली हुई थी, भाई राष्ट्रपति जी ने मेरे ऊपर दया आ गई, कुछ आ गई, उसको लाइफ इंप्रिजन में चेंज कर दिया, नेचर चेंज कर दिया, कॉम्यूटेशन। रिमिशन, मेरा नेचर चेंज नहीं करा, लाइफ इंप्रिजमेंट चल रही थी मान लो, ठीक है, उम्र कैद, उसको जेल में कन्वर्ट कर दिया कि भाई ठीक है, इतने साल के बाद, 14 साल के बाद हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नेचर चेंज करना, कम्यूट, नेचर। रेस्पाइट, भाई ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस आ गई, कुछ मान लो कि कुछ ऐसे प्रेगनेंसी आ गई वुमेन की, फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, उस टाइम पर दया खाकर राष्ट्रपति जी आपकी पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। रिप्राइव, रिप्राइव हो गया स्टे लगवा देना। अब रिप्राइव बंदा कब लगवाएगा किसी चीज पे स्टे? जब मेरे को डेथ पेनल्टी मिली हुई है, मुझे पता है कि इसके बाद तो मेरी मौत है, तो मैं रिप्राइव, ताकि राष्ट्रपति जी इसके ऊपर कोई स्टे लगवा दें। एंड जितनी देर में स्टे लगेगी, इतनी देर में मैं राष्ट्रपति जी से मर्सी के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरे को माफ कर दिया जाए। सो ये जुडिशियल पार्स है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्डन पार है, गवर्नर कभी भी डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता। गवर्नर मैक्सिमम उसे कम्यूट कर सकते हैं, उसका नेचर चेंज कर सकते हैं, बट डेथ पेनल्टी को बिल्कुल माफ कर देना वो खाली एंड खाली राष्ट्रपति जी के हाथ में है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है, जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब राष्ट्रपति जी के नाम पर होंगे। किसी कंट्री के साथ वॉर हो गया, पीस हो गया, ये कंक्लूड करनी है, राष्ट्रपति जी करेंगे, बट विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं कर सकते। वो खुद से नहीं कह सकते आज कि गलवान घाटी में अटैक कर दो। विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट ही कैन नॉट कंक्लूड वॉर, पीस। एंड जितने भी भारत सरकार के इंडियन पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट करेगी, वो सब राष्ट्रपति जी के नाम पर होंगे। नेक्स्ट इज द मिलिट्री पावर। आपने देखा, अभी मैंने आपको 26 जनवरी बताया भी था, ठीक है, ही इज द सुप्रीम कमांडर तीनों फोर्सेस के, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों के सुप्रीम कमांडर होंगे राष्ट्रपति जी। अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी, तो पहले प्रधान, सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, देयर इज अ प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास तीनों के तीनों फोर्सेस के यहां पर सबसे पहले तीनों फोर्सेस के यहां पर चीफ्स आते हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास राष्ट्रपति जी आते हैं। दिस इज द प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड इन द रिपब्लिक डे परेड। बिकॉज रिपब्लिक डे परेड पे कौन हमें संबोधित कर रहा है? राष्ट्रपति जी। 15 अगस्त को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री जी। ये दोनों डिफरेंस प्लीज याद रखना। तो यहां पे तीनों फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर है वो हमारे पास है राष्ट्रपति जी। इमरजेंसी पावर हम कर चुके हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी, जो कि अभी तक 3 ही बार लगी है। लास्ट टाइम 1975 में लगी थी 25 जून को। 356 365 राष्ट्रपति शासन, ठीक है। देन 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक कभी भी नहीं लगी है और ना ही कभी इंडिया जैसे देश में लगेगी, बिकॉज वी आर अ एग्रेरियन सोसाइटी। दैट इज अ इमरजेंसी पावर। देन वीटो पावर, ठीक है, जैसे 5 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, जिसके लिए 6th के लिए इंडिया लड़ रहा है। भाई एक ने भी ना करी, सबकी ना हो जाएगी। वीटो पावर्स, ठीक है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, सेम हियर इज द वीटो पावर विद द प्रेसिडेंट। नाउ अंडरस्टैंड, मान लो कि 2 हाउस है, ठीक है, दोनों हाउस से बिल, एक बिल जो है वो एक्ट कब बनता है? जब राष्ट्रपति जी के साइन हो जाएंगे। द बिल बिकम्स एन एक्ट। राष्ट्रपति जी साइन नहीं करे, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। एक्ट बनने के बाद ही वो गैजेट में आएगा। मान लो राष्ट्रपति जी के पास साइन करने के लिए बिल आया, राष्ट्रपति जी के पास क्या चॉइसेस हैं? या तो साइन कर दें, बिल एक एक्ट बन जाएगा, ठीक है, या विदहोल्ड, वो कैंसिल कर देंगे, बिल को वो विदहोल्ड ही कर दें। फॉर एग्जांपल मनी बिल, भाई मनी बिल उनसे पहले पूछ के नहीं किया, रिजेक्ट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज सस्पेंसिव वीटो। ये क्या है कि मान लो राष्ट्रपति जी क्या करें, फर्स्ट है साइन कर दे, सेकंड है विद होल्ड, रिजेक्ट कर दें, थर्ड क्या है, वो दोबारा से पार्लियामेंट के पास भेज दें कि भाई तुम इस बिल को एक बार रिकंसीडर कर लो, मुझे लगता है कि इसमें चेंजेस करे जा सकते हैं। बट अगर ये दोबारा राष्ट्रपति जी के पास भेज दें, देन राष्ट्रपति जी को साइन करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति जी इज बाउंड टू साइन, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो। जब रिकंसिडर के लिए पॉकेट वीटो, जो कि एक बार ज्ञानी जैल सिंह जी ने यूज करी है इन 1986,
विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्टल बिल। दैट मीन पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट में रख लो। एक कहावत है, इंडियन प्रेसिडेंट्स पॉकेट इज हैवियर देन दैट ऑफ यूएस पॉकेट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत भारी है हमारी पॉकेट, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जी के पास बिल आया, हो सकता है कि वो उस बिल के ऊपर कोई एक्शन ही ना लें। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडिया में तो ये भी है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने टाइम के लिए वो रख सकते हैं। दैट इज वाई द पॉकेट विटो। इसलिए जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट बन रही थी तो यहां पर यानी जैल सिंह जी ने इंडियन पोस्टल बिल के लिए पॉकेट विटो का यूज करा। सो दीज आर द 3 पॉकेट विटोस। नाउ इंपीचमेंट मतलब रिमूवल प्रोसेस, आर्टिकल नंबर 61। ये आर्टिकल आपको याद हो। अब देखो, अब इंपीचमेंट का जो भाई कोई चीज होती है ना कि किस लिए आप इन इंपीच करोगे, ग्राउंड्स क्या होंगे? ग्राउंड्स क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ भी हो सकता है। अब इंपीचमेंट प्रोसेस के लिए क्या है भाई, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। भाई इसको आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दो, इसको आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दो। मान लो आप इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पहले वहां के 1/4 बंदे तो इस पर साइन करेंगे कि ये इंपीचमेंट जो रेजोल्यूशन है ये चलाना भी है कि नहीं चलाना है। मान लो उन्होंने हां कर दी, ठीक है, उसके बाद लोकसभा में ये 2/3 ऑफ मेजोरिटी से ये पास होगा। अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है, ये मैं तब कह रहा हूं कि इंट्रोड्यूस लोकसभा में हुआ है, ठीक है, तो ये सेम राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा ने भी अगर ये पास कर दिया, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। एंड इस प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल कहते हैं। क्वासी का मतलब क्या होता है? पार्शियली। भाई ये पूरे कोर्ट नहीं है बट पार्शियली कोर्ट है। कोर्ट का मतलब क्या है? राष्ट्रपति जी के पास यहां पर राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, इंपीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61। इंपीचमेंट प्रोसेस के लिए किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी हो सकता है। प्लस जिस भी हाउस में स्टार्ट हुआ, पहले वहां के 1/4 बंदे उस पर्टिकुलर जो चार्जेस हैं उस पर साइन करेंगे कि इसको स्टार्ट करना है कि नहीं, बिकॉज नॉन सीरियस तरीके से नहीं करा जा सकता। नाउ मान लेते हैं कि साइन कर दिए और लोकसभा ने 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी से उसको पास कर दिया, फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा। मान लो राज्यसभा ने भी पास कर दिया, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। टिल नाउ ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच हुआ है, ना अभी तक कोई राष्ट्रपति जी इम्पीच हुए हैं। दैट इज आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, नाउ इम्पीचमेंट में याद रखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। Nominated members can participate. Second, elected member of assemblies और दिल्ली के जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे इलेक्शन में, वो इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डेट मीन्स उल्टा, अब नॉमिनेटेड मेंबर जो थे ना, 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा के, ये 2 तो चलो हट गए, अब ये पार्टिसिपेट करेंगे। एंड स्टेट असेंबली का कोई भी रोल नहीं होगा इंपीचमेंट में। इंपीचमेंट में खाली लोकसभा और राज्यसभा का रोल रह जाएगा, वो खाली इसको इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज राष्ट्रपति जी क्या थे? हेड ऑफ द स्टेट, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पे यहां पर हमारे पास ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं। मगर आपको इन जस्ट बता दूं कि मान लो इलेक्शंस होते हैं, अगर किसी की फुल मेजोरिटी आ जाए, दैट मींस 100 सीट्स थी, अगर उनकी 51 आ गई, दैट इज कॉल्ड एफएम, दैट इज कॉल्ड फुल मैंडेट। भाई आपकी सरकार बन गई। मान लो इनकी 46 आई, अब इनको 5 जनों की और जरूरत है सरकार बनाने के लिए, तो दैट विल कोलिशन गवर्नमेंट, मिलजुल के सरकार बन रही है। इसका दूसरा नाम होता है फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट, फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट या लूज गवर्नमेंट, LOOSE, लूज गवर्नमेंट। ठीक है भाई, कभी भी हिल सकती है। अब मान लो किसी की भी मेजोरिटी नहीं आई, अब इस मौके पर राष्ट्रपति जी अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकते हैं। कैसे? सर वो 46 वालों को बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई आप विद इन अ मंथ, भाई 30 दिन के अंदर अपनी मेजोरिटी शो कर दो, हम आपकी सरकार बनवा देते हैं। तो विद इन अ मंथ वो सरकार बनवा सकते हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, कोई भी बंदा 6 मंथ्स के लिए मिनिस्टर रह सकता है। ठीक है, दैट मीन 6 मंथ्स के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। एंड 6 मंथ के अंदर उसको जीत के दिखाना पड़ेगा एक सीट से। इसका करंट एग्जांपल अगर मैं बताऊं, दीदी वेस्ट बंगाल से इलेक्शंस हार गई, बट स्टिल दीदी चीफ मिनिस्टर बनी, बट 6 महीने के अंदर उन्होंने जीत के दिखा दिया। अगर वो नहीं जीतती तो उनको रिजाइन करना पड़ता फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। क्लियर?
Now, Article 74 says that there shall be a council of minister with the prime minister to advise the president, and president is bound from the advice. जो भी यहां पर advice दे रहे हैं, यहां पर उनके council of minister राष्ट्रपति जी को मानना पड़ेगा. ठीक है. Now, powers and functions of the prime minister. prime minister जी leader हैं country के. ठीक है. Portfolio भाई prime minister है. prime minister help with the help of council of minister. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम 82 हो सकते हैं, 82 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते. अब मान लो कि मोदी जी की सरकार में अराउंड 300 से ऊपर जीत कर आए. अब सबको तो सरकार में नहीं रख सकते मोदी जी. अब इसमें तीन चीजें होती हैं जो बिल्कुल की मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो इंप्लीमेंटेशन करवाती हैं, उसको कहते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर्स. मोदी जी की जो भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें खाली वो मिनिस्टर्स बैठेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बैठेगा. Then we have COM, Council of that we have a Ministry of State. Sorry, that means मान लो कैबिनेट मान लो कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर, भाई वो इलेक्शंस में बिजी हो गए एंड किसी एक जगह पे होम मिनिस्टर की जरूरत है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जाएंगे. एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, भाई इनको इंडिपेंडेंटली एक चार्ज दे दिया, फॉर एग्जांपल द स्पोर्ट्स मिनिस्टर. तो अब कैबिनेट मिनिस्टर्स में किसको होम अफेयर्स बनाना है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, किसको हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियोज प्राइम मिनिस्टर जी देंगे. चेयरमैन भाई कैबिनेट के वो हेड हैं, वो हटे तो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगी. आज मोदी जी रिजाइन कर दें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन हो जाएगा. देन रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी कंट्री के, जहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी हैं. नाउ नेक्स्ट इज, ये लिंक है कैबिनेट के और राष्ट्रपति जी के. राष्ट्रपति जी को सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन डे टू डे बेस की एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देंगे, प्राइम मिनिस्टर जी देंगे. फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा 5 जनवरी को जब उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ पंजाब में, तो उन्होंने जाते ही वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से यहां पर मीटिंग करी और उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताई. हेड है नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हमने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन की जगह. सारी की सारी जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उसके हेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उनके हेड हैं वो. ठीक है. नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल उनके हेड है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल उनके हेड है. चीफ एडवाइजर भाई राष्ट्रपति जी के लिए तो वो चीफ एडवाइजर हैं, एक्ट करेंगे, उनको सारी की सारी चीजें बताएंगे कि कब सरकार को डिसॉल्व करवाना है, कब समन करवाना है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर जी बताएंगे. बिकॉज अब इस पॉइंट को अगर मैं आपको कहूं, कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट तो राष्ट्रपति जी ही कर रहे हैं, बट कैसे करेंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब आपको एक लाइन दिखेगी पॉलिटी में कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा. राज्यसभा तो डिसॉल्व ही नहीं होती कभी, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा को जब मर्जी राष्ट्रपति जी डिसॉल्व कर दें. वो कब करेंगे, या तो 5 साल पूरे हो गए हों, या 5 साल से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार कोलैप्स हो गई, गिर गई, या फिर प्रधानमंत्री कह देंगे डिसॉल्व, हम बीच से हट रहे हैं, रिजाइन, तो डिसॉल्व हो सकता है. अदरवाइज राष्ट्रपति जी अपने आप से नहीं कर सकते. ठीक है. कौन एलिजिबल होगा इसके लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वो लोकसभा या राज्यसभा से जिस मर्जी में से आए. ठीक है. अगर राज्यसभा से आ रहा है तो 30 साल, लोकसभा से तो 25 साल. जनरली आपने देखा होगा कि लोकसभा से आते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट 4 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो राज्यसभा से भी आए हैं. नंबर 1 इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत करी, उसके बाद HD देवेगौड़ा जी आए, देन मनमोहन सिंह जो कि कभी लोकसभा से जीत ही नहीं पाए, एंड इनके बीच में हमारे पास आए थे IK गुजराल. तो ये 4 प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंदिरा गुजराल, IK गुजराल, मनमोहन सिंह, 4 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा से आए हैं. बट यूके में क्या वो है, ब्रिटेन में खाली लोकसभा से ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, राज्यसभा से नहीं हो सकता. नाउ मैंने बताया आपको COM की हेल्प से करते हैं. COM में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं की मिनिस्ट्रीज जो कि एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं चीजें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स को हैंडल कर रहे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में खाली कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठेंगे, बाकी मिनिस्टर तब बैठ सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको यहां पर इन्विटेशन दिया है. ठीक है. चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी. अब उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया, उनको एक या तो इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं या फिर किसी के साथ अटैच कर देते हैं. भाई एक होम मिनिस्टर हो गया, इसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, भाई एक तरीके से सबऑर्डिनेट. देन डिप्टी मिनिस्टर्स, ये आजकल नहीं होते हैं, इसी में एक टर्म होती थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लास्ट लाल कृष्ण आडवाणी जी हुए थे आई थिंक 2002 में. ठीक है. तो ये पोस्ट स्टेट्स में दे देते हैं, सेंटर लेवल पे ऑलमोस्ट ये पोस्ट नहीं होती आजकल. क्लियर. नाउ ये आर्टिकल्स आपको दोनों पता हो, 74 की
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। भाई राष्ट्रपति जी को एड और एडवाइस कौन दे रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड एक बार ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति जी इनके पास वापस कह दें कि भाई आप इस एडवाइस को एक बार रिकंसीडर कर लो, मुझे लगता है कि इसमें चेंजेस करे जा सकते हैं, बट उसके बाद दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति जी बाउंड है, उनको मानना पड़ेगा। क्लियर वन? ये क्वेश्चन तो आई थिंक 2018 के एनटी के पेपर में आ भी चुका है। Then we have Article 75 कि Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers by the President on the advice of PM। आपको जहां जहां ये चीजें दिखेगी ना कि appointed by the President, President का मतलब है सरकार, सरकार का मतलब है Prime Minister, President खाली वहां पर एक नॉमिनल हेड है, ठीक है, एक तरीके से नॉमिनल हेड, खाली उनके साइन होने हैं। भाई राष्ट्रपति जी को एक लेटर जाएगा कि ये मैंने मिनिस्टर्स बनाने हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी ने खाली उनको ओथ दिलवानी है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 82 हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम के एक पेपर में आ चुका है एनटी के। 91st अमेंडमेंट 2003 में ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ ही होने चाहिए, मैक्सिमम दैट इज 82 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये प्रोविजन 91st अमेंडमेंट 2003 से ऐड किया गया। क्लियर? नाउ आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि जितने भी डिसीजन हैं, राष्ट्रपति जी का सबसे मेन काम क्या होता है? टू बी इन्फॉर्म्ड। टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब उनको सब कुछ पता होना चाहिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या चल रहा है सरकार में, उसको उनको कौन ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देंगे? प्राइम मिनिस्टर जी। राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउस, हर मिनिस्टर को, अब मान लो कि लोकसभा है और राज्यसभा, ये तो अभी आपने देखा होगा, मान लो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी दोनों हाउस में जा सकते हैं, मिनिस्टर है, ठीक है। मान लो अमित शाह जी हैं, भाई अमित शाह जी मिनिस्टर हैं, वो दोनों हाउस में जा सकते हैं, बट वो वोट किस हाउस में करेंगे? अगर वो लोकसभा से जीत कर आए हैं तो वो लोकसभा में ही वोट कर सकते हैं, राज्यसभा में ही कैन नॉट वोट। फॉर एग्जाम्पल किरण खेर चंडीगढ़ से एमपी हैं, भाई वो लोकसभा से हैं, वो राज्यसभा में नहीं बैठ सकते क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है। एवरी मिनिस्टर हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट ऑफ ईदर हाउस, ठीक है, मिनिस्टर, बट अगर वो मिनिस्टर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किरण खेर मिनिस्टर नहीं है, वो खाली लोकसभा में बैठ सकते हैं और वहीं पर वो वोट करेंगे, दैट इज आर्टिकल 88। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मान लो अभी मोदी जी के नीचे, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज सरकार चुनकर कहां पर आई है? लोकसभा में। लोकसभा में मान लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब सरकार गिरेगी तो कहां गिरेगी? लोकसभा में गिरेगी, बिकॉज राज्यसभा तो वो हाउस है जिसकी टर्म 6 साल है मेंबर की, वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा, कॉन्टिन्यूइंग चलता रहेगा वो, ठीक है। सो ये याद रखना, पेपर में कई बार तंग करते हैं, लिखा आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। व्हाई टू द लोकसभा? बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन खाली लोकसभा में ही आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मींस जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? जब तक राष्ट्रपति जी चाह रहे हैं। राष्ट्रपति जी कब तक चाह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर आज कह दें कि जी अमित शाह जी को होम मिनिस्टर में चेंज कर रहा हूं, प्रेसिडेंट के खाली साइन होंगे, वो हट जाएंगे। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? कि खाली जब तक प्राइम मिनिस्टर उन्हें कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीच बीच में कैबिनेट का रीशफल होता है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नाम भेजते हैं कि इनको चेंज करना है। So this is how president remove the ministers only on the advice of prime minister, खुद से नहीं कर सकते। Clear? That is individual responsibility. Now, third executive is the vice president. ठीक है, आर्टिकल 63 कहता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। इसके याद कॉरस्पॉन्डिंग याद हो 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 64 कहता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होंगे, राज्यसभा के मेंबर नहीं है वेंकैया नायडू जी, बट उसके वो चेयरमैन है बिकॉज वो उपराष्ट्रपति जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। 65 कि राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, एंड वो भी मैक्सिमम कितना? 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा वो नहीं रह सकते। क्लियर?
नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जैसे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ये भी इनडायरेक्ट होते हैं, बट यहां पर स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज राष्ट्रपति जी थे एक सिंबल, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट थे। वाइस प्रेसिडेंट जी यहां पर ऐसा नहीं है। सो यहां का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के ही पार्टिसिपेट करेंगे। सेम मैटर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस जब तक 51% कोटा नहीं मिलेगा तो तब तक किसी की भी मेजोरिटी नहीं आएगी। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज इनका थोड़ा डिफर करता है उनसे, बिकॉज यहां पर स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट का कोई भी रूल नहीं है। सेम इनका कोई भी मान लो इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे राष्ट्रपति जी के में था, कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्वाइट ऑब्वियस है। ठीक है, इलेक्शंस कंडक्ट कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर, एंड सेम लाइक ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन यहां पर फाइनली डिसाइड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। नाउ क्वालिफिकेशन, जैसे राष्ट्रपति जी लोकसभा के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ये राज्यसभा के लिए होने चाहिए। 35 एज उनकी भी, 35 एज इनकी भी, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, इनका भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ये आपको पता हो। इनके मोटे मोटे पॉइंट्स, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उसके बाद प्रेसिडेंट रह सकते हैं फॉर द मैक्सिमम 6 मंथ्स। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जी की कोई डेथ हो गई या कोई ऑफिस वैकेंट हो गई तो उनके नीचे कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। उसके बाद क्लॉज दिया हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल, भाई जल्दी से जल्दी आप इलेक्शन करवा दीजिए। जनरली 60 दिन के अंदर हो जाते हैं, बट जैसे राष्ट्रपति जी में था कि राष्ट्रपति जी नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, यहां पर ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है। ठीक है, फॉर द नॉमिनेशन 20 बंदे इलेक्टर्स, 20 प्रपोजर। मान लो कि जब राष्ट्रपति जी खड़े होते हैं तो 50 बंदे पहले प्रपोज करते हैं किसी का नाम, सो दैट नॉन सीरियस कैंडिडेट ना आए। फिर इन 50 बंदों के ऊपर कंफर्मेशन के लिए 50 सेकेंडर्स होते हैं कि यस, वो कहते हैं ओके वी आर रेडी, फॉर्मली साइन कर देते हैं। तो 50 प्रपोजर नाम प्रपोज कर रहे हैं, सेकेंडर्स उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इट इज 2020, एंड दोनों के केसेस में दोनों 15,000 पे अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं। अगर इनको 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स नहीं मिली तो जमानत जब्त हो जाएगी, 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, ओथ और अफर्मेशंस लेंगे यहां पर वाइस प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट जो हैं और एनी पर्सन इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ। वाइस प्रेसिडेंट जी को कौन ओथ दिलवा रहा है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जी को ओथ दिलवा रहा है चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट को यहां पर प्रेसिडेंट। ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट नहीं है तो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, राष्ट्रपति जी एक छोड़ के जाएंगे कि ये ओथ दिलवाएंगे। ठीक है, सेम 5 साल के लिए टर्म होती है, रिजाइन कभी भी कर सकते हैं, 5 साल से पहले रिजाइन करते हैं वो। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति जी को। जितनी मर्जी बार री इलेक्ट हो उनकी वो है, वो जीत के आते हैं तो वो आ सकते हैं बार बार। वैकेंसी कब होगी, 5 साल पूरे हो जाएं, रिजाइन कर दें, किसको देंगे, यहां पर प्रेसिडेंट को। भाई रिमूव कर दें, इनके रिमूवल के लिए यूज होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, एक लौती चीज है जहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है सर, एक होता है सिंपल मेजोरिटी। भाई 100 लोग हैं, आज 90 बैठे हैं और वोट कर रहे हैं, तो 90 का आधा कितना हो गया, 46 नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर। अब यहां पर है इफेक्टिव मेजोरिटी। भाई जो इफेक्टिव है ना हाउस, जो आज बैठा हुआ है, 100 बंदे हैं, वेकेंट हो गए मान लो कि यहां पर 60, ठीक है 60 वेकेंट हो गए, तो यहां पर रह गए 40 और 40 का हो गया 21। अब इसमें से क्या पता कुछ वोट ना भी करें बट स्टिल 21 चाहिए होगा कि इफेक्टिव। भाई जो इफेक्टिव लोग आज बैठे हुए हैं ना हाउस में, उसका हाफ, तो वहां पर रेजोल्यूशन पास हो गया तो ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन ही डाइड सर्विंग द ऑफिस, और ये रेजोल्यूशन स्टार्ट कहां होगा, राज्यसभा में, बिकॉज वो वहां के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। ठीक है, या फिर उनके इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड द वैकेंसी, जब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। रिमूवल मैंने आपको बताया कि ये कैसे रिमूव होंगे, रेजोल्यूशन राज्यसभा में 50% टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी के बाद जो इफेक्टिवली लोग बैठे हैं राज्यसभा से ऐसे पास होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में तो जस्ट वो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर दें तो वो पास हो जाएगा। मेन इज द राज्यसभा वन। क्लियर। सो दिस इज हाउ the removal process of this the
वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्पेशल टर्म यूज हुई है इफेक्टिव मेजोरिटी। आपको याद हो आर्टिकल 63 पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रह सकते हैं। एंड वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, एक रिवीजन करवा रहा हूं आपकी मैं क्विक। 15,000 रुपए दोनों आरबीआई को डिपॉजिट करवाएंगे। अगर 1/6 वोट नहीं मिली, वैलिड वोट्स, जमानत जब्त हो जाएगी। ये नॉर्मल केस में भी होता है। क्लियर? प्रेसिडेंट मर जाए तो प्रोविजन है कि वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज बन जाएगा। बट वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या वैकेंसी क्रिएट हो गई तो देयर इज नो प्रोविजन। खाली इतना लिखा है, इलेक्शन शुड बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल। जनरली 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एज फार एज द एग्जीक्यूटिव पार्ट इज कंसर्न। एग्जीक्यूटिव में हमने प्राइम मिनिस्टर कर लिया है, वाइस प्रेसिडेंट कर लिए हैं, प्रेसिडेंट कर लिए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर लिए हैं। वी आर लेफ्ट विद द अटॉर्नी जनरल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर। टेक केयर ऑल। जय हिंद।